Hello dear student, this is Vijendra Suryavanshi, Assistant Professor SRIP Kumari. Today we will discuss about absorption of drug. So dear student, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन मीन्स कौन कौन से मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। उसके बाद हम यह समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब कौन सा फैक्टर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कौन सा फैक्टर एब्जॉर्प्शन को कम करता है, मीन्स प्रभावित करता है। तो देखो बच्चों, एब्जॉर्प्शन एक फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। और भी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, जिसे होल कंबाइंड फॉर्म में हम एडीएमई कहते हैं, ये एडीएमई के नाम से जानते हैं। तो अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सभी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में ड्रग एक जगह से दूसरी जगह तो जाती ही है, मतलब मूव करती है, मतलब एब्जॉर्प्शन में भी मूव करती है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी मूव करती है, मेटाबॉलिज्म में भी मूव करती है, एलिमिनेशन में भी मूव करती है। तो फिर अंतर क्या है इन सभी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में, इन सभी के बीच में क्या डिफरेंस, क्या बेसिक अंतर, क्योंकि मूव तो सभी में कर रही है, ड्रग एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो देखो, सभी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में एक बड़ा अंतर होता है साइट ऑफ द बॉडी, यानी किस जगह पर वो हो रही है, एंड डायरेक्शन क्या है। मतलब एब्जॉर्प्शन में देखो, ड्रग मॉलिक्यूल बॉडी में इंटर कर रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह इंटर कर रही होती है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंटर कर रही होती है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग डिफरेंट कंपार्टमेंट के बीच में मूव करती है, यानी जगह यहाँ पर साइड जो है वो डिफरेंस हो रहा है। देन मेटाबॉलिज्म में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और एलिमिनेशन में ड्रग बॉडी से बाहर चली जाती है। मतलब इन सभी प्रोसेस में ड्रग बॉडी के अलग अलग साइड पर मूव करती है। अब हम एब्जॉर्प्शन को डिटेल से समझते हैं। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज अ फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस या फार्माकोकाइनेटिक मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ पर अनचेंज ड्रग का मतलब है ड्रग के मूल रूप से, यानी ड्रग का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो अनचेंज ड्रग का मतलब ड्रग का ओरिजिनल स्ट्रक्चर बरकरार होना चाहिए। एंड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है बॉडी में जिस जगह पर ड्रग को अप्लाई किया गया हो, और सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब ब्लड से है। तो सीधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एब्जॉर्प्शन वह प्रोसेस है जिसमें ड्रग अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड या ब्लड में मौजूद प्लाज्मा तक पहुंचता है। कई जगह इसको प्लाज्मा भी बोलते हैं कि प्लाज्मा तक पहुंचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा के जगह हम ब्लड भी बोल सकते हैं। इस स्लाइड में आपको राइट साइड की पिक्चर में जीआईटी और ब्लड स्ट्रीम दिखाई दे रहा होगा। इसमें दिखाया गया है कि ड्रग जीआईटी में कहीं भी हो, यदि वो ब्लड में जा रहा है तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। मतलब यदि ड्रग स्टमक से ब्लड में जा रहा है तो भी एब्जॉर्प्शन, और यदि इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा तब भी इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन ही कहा जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी एब्जॉर्प्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन की, मतलब किन किन तरीक़ों से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। सो बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। पहला है ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैरासेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, और तीसरा है वेसिकुलर एंड
कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट। तो इंट्रासेलुलर या ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट में ड्रग पूरे जीआई इपिथेलियम यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इपिथेलियम को क्रॉस कर जाती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। वहीं पैरासेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में ड्रग दो सेल के बीच में मूव होती है। और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट विद इन द वेसिकल्स इनटू सेल, जैसा कि पिनोसाइटोसिस जिसको ड्रिंकिंग सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, या फिर फैगोसाइटोसिस जिसको सेल ईटिंग बोलते हैं। ट्रांससेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स पैसिव प्रोसेस, जो कि 4 टाइप के होते हैं। दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, जो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की। पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में पैसिव डिफ्यूजन होता है, पोर ट्रांसपोर्ट होता है, एंड पेयर ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है। आगे मैं इन सभी को डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो ट्रांससेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में 2 प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव का मैंने 4 बता दिया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में प्राइमरी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में बेसिकली अंदर और बाहर ड्रग का, सेल के अंदर और बाहर ड्रग का मूवमेंट होता है। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स होते हैं जो स्पेशली एग्जॉर्प्शंस करते हैं, मतलब जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको सेल से बाहर करने का प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल के लिए पी ग्लाइकोप्रोटीन। अब डिटेल में पैसिव डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पैसिव डिफ्यूजन ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट का पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है, जो कि नॉन आयनिक डिफ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू मोर देन 90% ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सारे कैटेगरी के ड्रग्स जो हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। इस प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स इस्तेमाल होता है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब 2 जगह के बीच में ड्रग का कंसंट्रेशन अलग अलग होना, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यदि एक जैसा कंसंट्रेशन होगा 2 जगह पर तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है। यह प्रोसेस फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। अब ये फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट दैट the drug molecule diffuse from region of higher concentration to lower concentration until the equilibrium is reached, and this law is mathematically expressed by this equation. The equation is dq by dt is equal to dak m by w cgit minus c oblique h, यानी डिवाइडेड बाई h। इस इक्वेशन में dq बाई dt का मतलब होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ड्रग जिस रेट से डिफ्यूज़ हो रहा है, और d जो है वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट को डिनोट करता है, ड्रग के डिफ्यूजन कोफिशिएंट को डिनोट करता है, और a सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन कि कितना सरफेस एरिया मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर रहा है, एंड k पार्टीशन कोफिशिएंट of drug between the lipoidal membrane and aqueous GI fluid, and CGIT minus C difference in the concentration of drug in GI gastrointestinal tract, और वहीं पे H जो है वो मेम्ब्रेन की थिकनेस को डिनोट करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। dq बाई dt डिफ्यूजन रेट को डिनोट करता है, d इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग, a इज सरफेस एरिया, एंड k m by w पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग बिटवीन द लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड एक्वस GI फ्लूइड, एंड CGIT माइनस C इज डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन GIT फ्लूइड एंड प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा C मतलब प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन, और CGIT मतलब ड्रग का कंसंट्रेशन GIT में, and H is the thickness of membrane
जो मेम्ब्रेन से ड्रग पार हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन gradient across the membrane. Based on the above equation, certain characterizations of passive diffusion can be generalized. हम इस इक्वेशन के जरिए कुछ खास बातों को समझ सकते हैं, जैसे कि द ड्रग मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंडिकेटिंग द डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। मीन्स ड्रग जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर मूव डाउन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम इस प्रोसेस को डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे या डाउन हिल प्रोसेस बोलेंगे। और हम इस प्रोसेस को एनर्जी डिपेंडेंट बोलेंगे। दिस प्रोसेस द प्रोसेस इज एनर्जी इनडिपेंडेंट, यानी एनर्जी की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, नॉन सैचुरेबल कह सकते हैं। Rate of drug transport is directly proportional to concentration gradient between GI fluid and blood compartment. इसका मतलब ये है कि यदि concentration gradient बढ़ता जाता है तो ड्रग का ट्रांसपोर्ट रेट भी उसी रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेगा। दूसरी बात, यदि हम एरिया की बात करें, यदि हम एरिया को बढ़ाते हैं और थिकनेस को कम करते हैं तो भी से डिफ्यूजन रेट फास्टर होगा, क्योंकि एरिया आप देखेंगे, एरिया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है और थिकनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वही हम बात करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। यदि पार्टीशन कोफिशिएंट यदि ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर फास्टर होगा, या हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन रेट भी बढ़ जाएगा। तो जितनी चीज़ें भी इस इक्वेशन में ऊपर की तरफ आ रही है, यानी डी ए के, इनके बढ़ने से डिफ्यूजन रेट भी बढ़ेगा, और जो चीज़ नीचे आ रही है जैसे एच, उसके बढ़ने से यानी थिकनेस के बढ़ने से डिफ्यूजन रेट कम होगा। और हम ऊपर में देख रहे हैं सी जी आई टी माइनस सी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको हम लोग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में कि यदि सी जी आई टी में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा, और सी जी आई टी के अलावा प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा। यदि सी जी आई टी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू भी 5 है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 0 हो जाएगा, लेकिन वहीं पे सी जी आई टी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 1 है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सी जी आई टी में कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए ताकि डिफ्यूजन भी हमको उसके रिस्पेक्ट में वैसा मिल सके। So let's discuss about pore transport. It is also known as connective transport, bulk flow or filtration. It is responsible for transportation of molecule into the cell. There is driving force, hydrostatic force or osmotic difference between the membrane. Important in the absorption of low molecular weight, size and chain like linear compound. And renal excretion, removal of drug from the cerebrospinal fluid, entry of drug into the liver. In the right side of the bottom side of the slide, we can see there are various various size of pores inside the membrane. First one is the ultra small pore. The size range between 3 to 5 angstrom. From this through this pore, basically water molecule are transported across the membrane, and another small pore size is 40 to 60 angstrom, where the urea, creatine, glucose, water like molecules are basically transported. And in the large size of pore inside the membrane is more than 200 angstrom. Larger size of proteins and macromolecules are basically transported through this barrier. And the next is ion pair transport system. Despite of their low O by W partition coefficient value, a molecule penetrate the membrane by forming reversible natural complex with the endogenous ion of the GIT, like mucin. Mucin is the high molecular weight protein. Such natural complexes have both the required lipophilic as well as the aqueous solubility for passive diffusion. For example, propranolol. Propranolol is a basic drug that form an ion pair with oleic acid,
and is absorbed by this mechanism. And next is the carrier mediate transport system. Carriers are the component of the membrane that bind reversibly or non-covalently with the drug molecule and complex transverses to other side of the membrane where it does it dissociated and discharge the drug molecule. The carriers return to its original site to the complete cycle by accepting a fresh molecule of solute, and carriers are the protein in the membrane and may be the enzyme. As depicted in the figure, it may be the active or passive. In case of active carrier mediate transport system, there is energy requirement for carrier to transportations of drug, and in case of passive carrier mediate transport system, there is a no energy requirement. The driving force for transportations of drug is the concentration gradient. Some of the rest transport mechanisms we will discuss in next video due to lack of time, like active transport, primary active transport process and secondary active transport system, in which we will discuss about the symport and antiport, and another transport mechanism, paracellular intracellular transport mechanism, pinocytosis and phagocytosis. So dear student, I hope you will enjoy the video, and it may be useful for understanding the absorption and various mechanism involved in the absorption of drug molecule inside the body. Thank you for watching our video. Stay at home, stay safe. Please like, share and subscribe our channel for more informative video. Thank you very much.